chapter number 14, and the title of the chapter is Respiration in Plants. Although it is written like that, पर इस चैप्टर का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो रेस्पिरेशन तुमने ह्यूमंस में पढ़ा है, जो कि तुम्हारा कौन से चैप्टर में लिखा हुआ था, चैप्टर 17 ऑफ क्लास 11 रेस्पिरेटरी सिस्टम। वहाँ पे तुमने पढ़ा है रेस्पिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, दैट इज योर, बोलते जाओ, ब्रीदिंग, सांस को अंदर लेना। फिर एल्वेलाई में पहुंचती है तो फिर क्या होता है उसका, डिफ्यूजन, एल्वेलाई से कैपिलरी में जाती है, दैट इज योर डिफ्यूजन। फिर कैपिलरीज में आने के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ये तीसरा पार्ट अपने में पढ़ा हुआ, O2 CO2 है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। चौथा पार्ट क्या होता है रेस्पिरेशन में, फिर से टिश्यू पे पहुंच जाता है ब्लड, तो वहां पे फिर से क्या होता है, डिफ्यूजन एट द टिश्यू लेवल। यहाँ पे क्या था, एट द एल्वेलाई, यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू लेवल पे डिफ्यूजन होता है। फिर पांचवा प्रोसेस क्या होता है, अब सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई है, वो खाना डाइजेस्टिव सिस्टम ने लिवर के थ्रू पहुंचा दिया है, ठीक है, खाना भी पहुंच चुका है एक सेल के अंदर, ये सेल है मान लो, सेल का न्यूक्लियस, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन भी आ चुकी है इसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू, और खाना भी आ चुका है ग्लूकोज। अब क्या होएगा, इस सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेल के अंदर हो रहा है तो क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, हाँ ऑक्सीडेशन या रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेल्स तो प्लांट्स में भी हैं और एनिमल्स में भी हैं, और दोनों की सेल टाइप कौन सी है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल है ना, हाँ। तो सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन एनिमल्स में भी होता है, और जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर, सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है पर उसमें खाली ग्लाइकोलाइसिस वगैरह होता है, ठीक है, हाँ, जो कि रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का एक पार्ट ही है, एक हिस्सा ही। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इस चैप्टर में इसका अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होना चाहिए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसका मतलब सेल के अंदर फूड जाकर कैसे ऑक्सीडाइज होता है और उससे फिर हमारे को एनर्जी मिलती है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो सेल के अंदर ग्लूकोज वगैरह जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, उससे ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे एनर्जी मिल रही है, तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो आपकी इसमें भी यही प्रोसेस हो रही है, आपकी सेल में भी, ठीक है। तो सेल के अंदर जब कंबशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, सारी कंबशन रिएक्शन में तुम्हें मालूम है हीट एनर्जी बनती है, पर हमारी बॉडी में उस एनर्जी को हम यूजफुल फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अपन बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़े होंगे, सेल के अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो। क्लियर है सबको अच्छी बात है ना? अब अपन एक चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे कि किस मैनर में अपन इसको पढ़ने वाले हैं। ओवरव्यू ध्यान से सुनेंगे सब लोग, पेन वैन सब रख के, बस स्क्रीन पर ध्यान होना चाहिए, कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है, 100% अटेंडेंस स्क्रीन पे चाहिए मुझे। तो ओवरव्यू में अपन देखेंगे क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़ना है। सपोज कर लो दिस आई एम ड्राइंग सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है इतना पोर्शन, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तुमने जो भी खाना खाया, स्टार्च खाया, मिल्क पिया, उसके अंदर क्या होती है, लैक्टोज, ठीक है। खाना खाया, पोटैटो, चपाती वगैरह खाई, माल्टोज होता है उसके अंदर, स्टार्च होता है, ठीक है। तो वो स्टार्च, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारी चीज़ें, सुक्रोज, चाय में शक्कर डाल के पी तो सुक्रोज, वो सारी चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम में फाइनली काय में टूट जाती हैं। सारे कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, जितने भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होके काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो माल्टोज हो, चाहे वो लैक्टोज हो, फाइनली काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। और ये काम कौन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब इस सेल के दरवाजे पे ग्लूकोज खड़ा है अंदर जाने के लिए, ठीक है। ग्लूकोज अंदर जाने के लिए तैयार है, ये ग्लूकोज आ गया है, ध्यान से सुनते जाएंगे सब। सेल के अंदर जाना चाहता है तो इतनी आसानी से नहीं जा सकता। वाई? तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर मैं छोटा सा बनाऊं तो क्या होता है बच्चों? कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अल्डिहाइड। ठीक है, अब ग्लूकोज इतना पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, फिर भी पोलैरिटी है। पोलैरिटी क्यों है? फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? अल्कोहल, OH, OH, अल्डिहाइड, ये सारे ग्रुप कैसे हैं? पोलर ग्रुप हैं। ये अपने आप में पोलर है, ये अपने आप में पोलर है, सारे ये ग्रुप कैसे हैं? पोलर, मतलब चार्ज है इसमें, है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा हाइड्रोजन से तो डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो थोड़ी बहुत पोलैरिटी है, इतना चार्ज नहीं है पर पोलैरिटी है। और तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई है? लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। और बहुत सारी चीजें होती हैं, मेनली फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो अब फॉस्फोलिपिड तो कैसा है बच्चों? नॉन पोलर, मतलब इस पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्ट, हेड वेड को छोड़ के पूरे पार्ट में क्या होती है? इसकी टेल वाला पोर्शन जहाँ पे हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या है? न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है। तो अब आपको मालूम है ग्लूकोज तो पोलर है और सेल मेम्ब्रेन कैसी है? नॉन पोलर। तो ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता, है ना, आसानी से नहीं जा सकता। किसकी मदद से जाएगा फिर ग्लूकोज अंदर बच्चों? बायोमोलिक्यूल में मैंने एक ट्रांसपोर्टर का नाम बताया था तुम्हारे, और डाइजेशन वाले चैप्टर में भी बताया था। हाँ, तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। आप तो खाली अभी ये नाम याद रख लो, GLUT, इसका मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, है ना। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिसके मदद से निकल के सेल के अंदर जाता है। इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है क्या? है ना। हाँ, क्यों नहीं जा पा रहा है सेल मेम्ब्रेन में से बच्चों? क्योंकि वो नॉन पोलर है सेल मेम्ब्रेन, और ग्लूकोज थोड़ा पोलैरिटी रखता है, तो उसके लिए ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं, जो कि आप बड़ी क्लासेस में देखोगे, हायर क्लासेस, सोडियम डिपेंडेंट भी होते हैं। और एक आपकी जो सिलेबस में जो लिखा हुआ है एक बायोमोलिक्यूल में, वो है GLUT4 का जिक्र है। GLUT4 क्या होता है बच्चों? इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन होएगा तो ग्लूकोज का क्या होएगा? अंदर की तरफ एंट्री हो पाएगी। इंसुलिन नहीं होएगा तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तो ग्लूकोज ज्यादा होते हुए भी अंदर नहीं घुस पाएगा बच्चों। ये तो होता है डायबिटीज। इंसुलिन की या तो कमी हो जाए, इंसुलिन का अमाउंट कम हो जाए, इंसुलिन का अमाउंट कम हो जाएगा तो ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है ना। और एक और चीज है, ये क्रूडली बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्या इसका रिसेप्टर जिसपे ये बाइंड करता है, ये GLUT4 एक रिसेप्टर ही है, इस पे बाइंड करता है, ये रिसेप्टर काम करना बंद कर दे, थोड़ा इसमें माल फंक्शन हो जाए, तो दोनों ही केस में क्या होगा? ग्लूकोज ब्लड में घूमता रहेगा, ये ब्लड में है, ब्लड से सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, तो फिर इससे आप बोलते हो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। और फिर इंसुलिन वगैरह के इंजेक्शन देते हैं, और या गोलियां वगैरह से भी मैनेज करते हैं, सारी चीजें होती हैं। चलो वो सब इतने ट्रीटमेंट मिल जाते हैं। अभी ग्लूकोज अंदर आ गया, फिर क्या होएगा? ग्लूकोज अंदर आ गया सेल के अंदर, देन अब ये ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल को अंदर लाया आप, ठीक है, बना भी दिया, चलो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को अंदर लाए। अब क्या होएगा सेल के अंदर? सेल के अंदर इसका क्या होएगा? टूटेगा ये, इसको बोलेंगे 10 स्टेप्स होंगी, 10 स्टेप्स मैं इसे डॉट डॉट करके बना देता हूँ। अभी ओवरव्यू देख रहे हैं अपन, तो ये ब्रेक डाउन होएगा इसका, ठीक है। और फाइनली किसका फॉर्मेशन होएगा? पाइरूवेट। पाइरूवेट कहाँ पे हो रहा है? ये कहाँ पे हो रहा है बच्चों? दिस इज योर साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोसोल या साइटो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोज, मतलब होता है स्वीट या शुगर, है ना। ग्लाइकोज मीन्स इसका वर्ड मीनिंग है स्वीट, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज एक शुगर है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है पाइरूवेट के अंदर। और ग्लूकोज में कितने कार्बन है बच्चों? तुमने देख लिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको आता भी है, क्या होता है? C6H12O6। तो 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर, है ना, 6 कार्बन। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दिया, दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। पाइरूवेट का फॉर्मूला होता है C3
H, चलो मैं बना ही देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O COH, दिस इज योर पायरुविक एसिड। देखो आसान है याद रखना, तुम एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद है तुम्हें, CH3COH होता है, बीच में कार्बोनिल ग्रुप को घुसा दो, ठीक है। ये क्या है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COH, बीच में कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड को कार्बोनिल बोल, इसको अटैच कर दो, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा पायरुविक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, तो दिस इज योर पायरुविक एसिड। अब आप लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ तो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ही बना, तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तब जाके 2 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे भाई। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिक्वेंशियली 10 स्टेप में टूटता है बच्चों, है ना, 10 स्टेप्स में, इसलिए एरो ऐसे बनाया मैंने, टूटता है और पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कब हो रहा होता है, पायरुवेट में कब कन्वर्ट होता है। अब पायरुवेट आगे क्रेब्स साइकिल में कब जाएगा, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, है ना, बॉडी में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, तो ये पायरुवेट क्या चला जाएगा, एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, और वहां पे फिर एटीपी का फॉर्मेशन होएगा बच्चे। पर ऑक्सीजन, यहाँ तक तो ऑक्सीजन लग रही है क्या कहीं पे भी, तो आपको ग्लाइकोलाइसिस में बिल्कुल भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉमन पाथवे फॉर बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एरोबिक भी एनारोबिक भी, ठीक है। तो अब पायरुवेट तक आप सुनेंगे कोई भी ऑक्सीजन नहीं लगी। अब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, तो ये पायरुवेट क्या होएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फालतू चीजें हटाता हूँ। ध्यान से समझना बच्चों, आपकी लाइफ बन जाएगी अगर ये लेक्चर सुन लिया, ठीक है, गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। आगे भी भले आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, होना चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ, पर फिर भी नहीं हो तो आगे BSc MSc में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। अब ये पायरुवेट, जो पायरुवेट बना है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना लेते हैं अपन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के कैसा ऑर्गेनल है बच्चों, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। आंसर करते रहेंगे। फिजिक्स इसलिए नहीं रखी आज मैंने, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, अगर फिजिक्स पढ़ लेते तो ये नहीं पढ़ पाते फिर तुम लोग, ठीक है, इसलिए नहीं रखी। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, स्मूथ या रफ, स्मूथ, है ना। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की कैसी होती है, स्मूथ। तो एक पार्ट बना रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का, एक पार्ट बना दिया मैंने, आउटर मेम्ब्रेन बनी। और इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की बच्चों, फोल्डेड इनसाइड, ठीक है, फोल्डेड होती है इस तरह से, और अंदर तक इन्वेजिनेशन जाते हैं। और इस फोल्डेड मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, क्रिस्टे, तो फोल्डिंग होती है अंदर की तरफ, उसे क्या बोलते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन रफ है और आउटर मेम्ब्रेन कैसी है, स्मूथ है। अब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है बच्चों, तो ये पायरुवेट क्या करेगा, तो थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ स्क्रीन को, पायरुवेट क्या करेगा, अंदर चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये पूरा डायग्राम है, मैं पूरा बना नहीं रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ तक है, इसके अंदर आ गया पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट। पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, फिर क्या होएगा, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, मान लो हाई एल्टीट्यूड पे अपन चले गए, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई, या ऐसा मान लो बहुत ज्यादा अपन खेल रहे हैं तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या होएगा। पायरुवेट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, अभी बताया था, CH3COO7O3COOH, ये था फॉर्मूला पायरुविक एसिड। अब आप ये बताओ, एसिटिक एसिड में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, क्लास लंबी चलेगी, ध्यान से सब सुनना, एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एसिड है, एसिटिक एसिड, तो क्या बन जाता है, इसे क्या नाम देते हो, हाँ, सफिक्स में क्या लगा देते हो, 8 लगा देते हो। ऐसे ही पायरुविक एसिड भी एक एसिड है, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, तो क्या बन जाएगा, पायरुवेट, है ना। एसिटिक एसिड में से एक प्रोटॉन निकल गया तो एंड में सफिक्स लगा देते तुम, एसीटेट। ऐसे ही पायरुविक एसिड में से निकल गया तो क्या बनेगा, पायरुवेट। अब सुनो, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस में हाइड्रोजन को एडिशन कर दूं, एडिशन रिएक्शन करा दूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो अब 2 हाइड्रोजन आना है, तो एक डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आ गया, काय में कन्वर्ट हो गया बच्चों, CH3 CHOH, एक कार्बन के पास भी तो हाइड्रोजन आया, ठीक है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होता है, तो एक इसके पास हाइड्रोजन गया है, एक इसके पास हाइड्रोजन गया है,
और काय का फॉर्मेशन हो गया COO नेगेटिव। इसे क्या बोलते हैं लैक्टेट। इसे क्या बोला जाता है लैक्टेट। कौन सी प्रोसेस हो रही है हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है बच्चों। पाइरुवेट में क्या हो रहा है हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, क्या बोलोगे इसे रिडक्शन। रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो फिर क्या होता है पाइरुवेट काय में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट। लैक्टेट। लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टेट के बाद क्या है पटरी खत्म, लैक्टेट का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है इसके आगे। ठीक है, यहाँ पे डेड एंड है। तो अब क्या होएगा लैक्टेट बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी है जबकि बात बोल रहा हूँ, लैक्टेट बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा लैक्टेट एक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, तो उसके प्रोटॉन निकल के साइटोप्लाज्म में आते जाएंगे, उसके पीएच को क्या करते जाएंगे सेल के पीएच को रिड्यूस करते जाएंगे, जो कि मसल फैटिक में होता है, उसको बोलते हैं लैक्टिक। और एसिडिटी बढ़ी तो क्या बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। क्या बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। तो मसल फटीक वगैरह जो होती है इस वजह से ही होती है, इस वजह से ही होता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है जब अपन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन उस रेट से अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो हाइपोक्सिक कंडीशन बन जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पूरी तरह से डाउन नहीं हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से लैक्टेट का फॉर्मेशन बढ़ जाता है और लैक्टेट का फॉर्मेशन बढ़ता है तो ये लैक्टेट आगे मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, पीएच रिड्यूस हो जाता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। और फिर वापस से थोड़े टाइम बाद चीजें नॉर्मल होती हैं, ऑक्सीजन आती है, अपन जब रेस्ट करते हैं तो वापस से ये वाला पाथवे, ये वाला जो स्टेप है बंद हो जाता है और फिर फाइनली अंदर चला जाता है पाइरुवेट और नॉर्मल साइकिल चालू हो जाती है। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट, आगे बढ़े, इतना समझ में आया। यस सर। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ग्लूकोज पाइरुवेट बनेगा, पाइरुवेट तक तो बनेगा पर पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाके आगे की प्रोसेस ऑक्सीजन के डिमांड में, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट में होती है, तो ये प्रोसेस नहीं होगी अगर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ये वाली प्रोसेस हो जाएगी। और यहाँ पे बोल देते हो फिर कि ग्लूकोज से लेके लैक्टेट बनना, इसी को क्या बोलते हो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। हालांकि देखो उस वाले ऊपर वाली जो ग्लाइकोलाइसिस उसमें भी ऑक्सीजन नहीं लग रहा है, पर क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक हैं उनके अंदर खाली ग्लाइकोलाइसिस से ही एनर्जी बनाई जाती है, तो ये वाला प्रोसेस ग्लूकोज से लैक्टेट को क्या बोल देते हैं एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो देखो देखते जाओ। तो लैक्टेट जब बना जब ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नेगेटिव साइन मतलब कम था या नहीं था। पाइरुवेट के आगे कब जब हो रहा है जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। अब क्या होएगा फिर पाइरुवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है बच्चों, अभी बताया था, फॉर्मूला लिख के बताया CH3COOH। ठीक है 3 कार्बन। अब 3 कार्बन से क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया है बच्चों, मैट्रिक्स के अंदर हम पाइरुवेट काय में कन्वर्ट होएगा एसिटाइल को एंजाइम ए। ध्यान से सुनेंगे, एसिटाइल ग्रुप मतलब क्या होता है CH3CO, इसे क्या बोलते हो एसिटाइल ग्रुप। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है 2 कार्बन है और ये कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए ये तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है बच्चों, कोएंजाइम ए शॉर्ट में नाम लिख दिया, सिंबल लिख दिया इसका कोएंजाइम ए। ठीक है, एक तरह का कोफैक्टर है ना जो एंजाइम के साथ काम करता है, तो दिस इज कोएंजाइम ए जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें सल्फर होता है बच्चों, है ना, को ऐश भी बोलते हैं, इसमें सल्फर होता है। कोएंजाइम ए तो बहुत बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो पर अपना इसमें कार्बन कितने हैं बच्चों 2 कार्बन, और 2 कार्बन को क्या बोलते हो तुम एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसका नाम क्या रख दिया इस मॉलिक्यूल का, ये कोएंजाइम ए का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, उसका सिंबल में नाम रख दिया। ठीक है को ए, तो इसका नाम हो गया एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए। कितने कार्बन है इसमें इस वाले पार्ट में, खाली इस वाले पार्ट को अपन कंसीडर नहीं करते, ये तो सब्स्टिट्यूशन है। कितने कार्बन है 2 कार्बन। 2 तो 3 कार्बन से 2 कार्बन हुए बच्चे, तो क्या होएगा बॉडी में 1 कार्बन कम करने की प्रोसेस क्या है, 3 कार्बन है ऊपर वाले मॉलिक्यूल में और 1 कार्बन कम हो गया, कैसे कम होएगा इस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। कार्बन को 1 कार्बन हटाना है, कौन से प्रोसेस से कम होता है बच्चों हाँ CO2 निकल जाएगी। जब भी 1 कार्बन को हटाना होता है तो कैसे निकालती बॉडी CO2 निकाल देगी, CO2 रिमूव कर देगी। तो क्या होएगा बच्चों यहाँ से पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा तो CO2 का रिमूवल होएगा, CO2 का रिमूवल होएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, इस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोलोगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ CO2। तो ये वाली जो स्टेप है इसको क्या बोला जाता है
ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, इसका एक और नाम भी होता है, देखेंगे ऑक्सीडेटिव कैसे, वो भी देखेंगे, ठीक है, सारी चीजें। तो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, अब ये एसिटाइल को एंजाइम है, तो एरोबिक भी, हाँ एरोबिक कंडीशन में चलेगा, इस वजह से ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया आगे तक एक्सटेंड करते हैं हम, छोटा पड़ गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब क्या होएगा, एसिटाइल को एंजाइम है और फिर इसके साथ एक 4 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, जैसे क्या बोलते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, है ना। ऑक्सैलिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, जब 2 COH को जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। पर इसमें 2 और एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड के भी तो 2 कार्बन होंगे, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं अभी, आप ये बता दो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है, ऑक्सैलो में 2 कार्बन, एसिटिक में 2 कार्बन, तो कितने कार्बन होंगे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन। तो 4 कार्बन और 2 कार्बन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और क्या बन जाता है फिर, 6 कार्बन का क्या बनता है बच्चों, सिट्रिक एसिड। क्या बनता है, सिट्रिक एसिड, जो नींबू वगैरह में होता है, 6 कार्बन का एसिड होता है बच्चों, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन एसिटाइल से आए और 4 ऑक्सैलो एसिटिक में पहले से थे, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड को सिट्रेट करके लिखते हैं बायोलॉजी में, क्यों, क्योंकि सेल का जो पीएच होता है वो बेसिक होता है 7.4, इस वजह से वो प्रोटॉन को निकाल लेता है इन सब में से, इस वजह से वो सिट्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रही बात, सेल का पीएच होता है 7.4 के या 7.3 के आसपास, ठीक है, 7.38 से 7.45 के बीच में। अब क्या होता है, ये बेसिक पीएच है, बेसिक पीएच में OH आयन ज्यादा होंगे, OH आयन ज्यादा होंगे तो सारे एसिड में से प्रोटॉन खींच लेता है बेस, ठीक है, दैट्स व्हाई, इस वजह से अपन लिखते हैं बायोलॉजी में सिट्रेट, पाइरुवेट, ऐसे एसिड एसिड करके नहीं लिखते, तो सिट्रिक एसिड नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे ऐसे, सिट्रेट। क्लियर। अब सिट्रेट बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, मैं भी ओवरव्यू बता रहा हूँ तो पूरा नहीं लिखूंगा। सिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, काय में, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ये 5 कार्बन है बच्चों, ये 6 कार्बन का, फिर से अगेन बीच में कहीं जगह एक जगह पे क्या हुआ होगा बच्चों, CO2 का रिमूवल, यहाँ पे 6 कार्बन है सिट्रिक एसिड और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ग्लूट वर्ड जहाँ पे भी आ जाए बायोकेमिस्ट्री में आगे भी देखोगे, मतलब 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो 5 कार्बन है इसमें, तो एक कई स्टेप में बीच में CO2 निकल गया होगा, और बाद में अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे जब देखेंगे। फिर क्या हो रहा है बच्चों, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब मैं बता दूं इसमें भी 4 कार्बन है, तो फिर क्या हुआ होगा बच्चों, एक और जगह पे क्या हुआ होगा, डिकार्बोक्सिलेशन, है ना, क्लियर है सबको। फिर मेनी स्टेप्स के थ्रू बहुत सारी ऐसी स्टेप्स होंगी और फिर क्या बन जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा क्या, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, साइकिल, क्योंकि इसमें 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है, पहला कंपाउंड जो है वो 6 कार्बन का बनता है और वो सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हो तुम, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये जो चल रही है साइकिल, इसे क्या बोलते हो, सिट्रिक एसिड साइकिल। एक और नाम क्या होता है, सिट्रिक एसिड में तुम देखोगे 3 COH ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं सिट्रिक एसिड में, 3 होते हैं। सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर जब मैंने भेजा है ना तुम्हारे को, उसमें देखोगे तो उसमें 3 COH होते हैं, तो 3 COH होंगे तो क्या बोलोगे, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हैं, तो क्या बोलेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, है ना। एक और नाम होता है इसका साइंटिस्ट के नेम पे, क्या है, क्रैब साइकिल, एक और क्या बोलते हैं इसको, क्रैब साइकिल। तो इसी के नाम है सब, साइकिल क्यों, जब देखो वापस से रिसाइकलिंग चीजों की हो जाती है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से शुरू हुआ था, वापस से उसी पे आके खत्म हो गई रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं साइकिल। और जब ऐसी रिएक्शन हो रही होती है जिससे A से B बन रहा है, B क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, तो आप बोलोगे फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट है। आगे जो बन रहा है B से C, सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए B क्या है, रिएक्टेंट। हाँ, तो ऐसी चीज, ऐसी मल्टी स्टेप रिएक्शन को बोला जाता है पाथवे, जो कि लीनियरली चल रहे होते हैं, एक जो प्रोडक्ट बना है वो आगे वाली रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट बन जाता है और ऐसे चलता जाता है वो, तो इसे बोला जाता है पाथवे। और जो जिससे शुरू होता है वहीं पे वापस से जो बन जाता है तो उसे बोला जाता है क्या, साइकिल। हेलो, इतना क्लियर हुआ सबको ओवरव्यू, ठीक है बच्चों। यस सर, यस सर, क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल।
तो अब पूरा मैं लिस्ट कर देता हूँ, ये मैंने डायग्राम बना के समझाया, लिस्ट कर देता हूँ। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब बच्चों रेस्पिरेशन विच इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरो मतलब होता है एयर, एयर में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का बच्चों, दैट इज योर ग्लाइकोलाइसिस। पहले देखो याद करो, ग्लूकोज सेल के अंदर घुसा था, फिर क्या हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस हुआ था। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या था बच्चों, एंड प्रोडक्ट क्या था, पायरूवेट। क्या था, पायरूवेट। और ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसा था और एक कार्बन को लूज करा था। उस प्रोसेस को क्या बोला था, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। और देखो एक बात देख के बताओ डायग्राम से मेरे को, यहाँ तक तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस था और एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तुम्हारा क्या, क्रेब्स साइकिल। ये वाली रिएक्शन इन दोनों को जोड़ रही है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट था पायरूवेट, और इसका प्रोडक्ट है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम है। तो इनके बीच की रिएक्शन है, इन दोनों को जोड़ रही है, तो इसको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन को एक और चीज बोला जाता है, दैट इज योर लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लिंक रिएक्शन। आ रहा है समझ में? तो एक और नाम क्या होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का, लिंक रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन या लिंक रिएक्शन। एरोबिक रेस्पिरेशन की दूसरी स्टेप। फिर क्या होएगा बच्चों, आगे आप बताओ। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन या लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बना था, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम के साथ आके कौन जुड़ा था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जहां से क्रेब्स साइकिल की स्टार्टिंग हो गई थी। किसकी, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के और नाम क्या है, क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बन रहा है तो सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि सिट्रिक एसिड में 3 COH ग्रुप होते हैं, तो ऐसे बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, आगे देखो फिर क्या होता है बच्चों। फिर अपन देखेंगे चौथी प्रोसेस होती है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पांचवी प्रोसेस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 5 स्टेप होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा बच्चों, कितने स्टेप्स होंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन यहां से सेकंड स्टेप में कब गया था, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थी, पर ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस पे ही पायरूवेट जो बना था वो काय में कन्वर्ट होके डेड एंड हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है खाली बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन में खाली क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस ही एक स्टेप, एक जरिया होता है एनर्जी बनाने का, एटीपी बनाने का। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ही स्टेप होती है, दैट इज योर ग्लाइकोलाइसिस। इन द एब्सेंस ऑफ ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या हो रहा होता है खाली वो अपनी एनर्जी कैसे पूरी करते हैं, उसकी डिमांड, एनर्जी डिमांड खाली ग्लाइकोलाइसिस से। क्लियर है। अब अपन कौन सी प्रोसेस पहले पढ़ेंगे बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेंगे, कौन सी प्रोसेस पहले पढ़ेंगे है ना, हाँ ग्लाइकोलाइसिस। आप सबको लग रहा होगा, पर मैं ग्लाइकोलाइसिस पहले नहीं पढ़ाऊंगा। आई विल टीच फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फर, मेरा तरीका ही है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में मैं बोलूंगा कि ये NADH पॉजिटिव जो है वो ETC में जाएगा और वहां से 2 ATP बनाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पीछे से पढ़ाता हूँ, फिर आगे की तरफ जाता हूँ, तो आगे की चीजें भी समझ में आती हैं। समझ में आ रही है बात सबको क्या, तैयार हो हमेशा के लिए इसको याद रखने के लिए, कभी नहीं भूलोगे आप लाइफ में। ठीक है, लेट्स गो। बस ध्यान से सुनना, इधर उधर ध्यान किसी का नहीं जाना चाहिए, और जिससे पूछा जाए जवाब देंगे। ठीक है, नया स्टूडेंट कौन है, शिफा खान। समझ में आया बेटा आपको यहाँ तक, माइक को अनम्यूट करो, बोलो यस सर। हाँ, और क्लास में आपको, चलो आज तो पहला डे है तो आपको ऑफ दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्लास है, कैमरा चालू रखना पड़ता है। ठीक है, तो कल से हाँ थोड़ा अटक रहा है बीच में, तो मुझे बीच का समझ भी नहीं आया। हाँ, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, उससे आप कर लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, रिकॉर्डिंग इसीलिए देते हैं ताकि किसी को बीच में अगर समझ में नहीं आए तो वापस से उससे देख सकता है। ठीक है ना, चलो अब ध्यान से सुनना सभी लोग। चलो कुछ बेसिक्स
केमिस्ट्री पे चलते हैं अपन। आगे को समझने के लिए बेसिक्स रिक्वायर्ड है, तो वो देखना पड़ेंगे। कौन से बेसिक्स? पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन जो रिडॉक्स में तुमने पढ़ी होगी वो उसका रिवीजन करा देता हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का एडिशन। पहला पॉइंट क्या होता है, किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। नाम में ही आ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरी प्रोसेस क्या होती है, हाइड्रोजन निकल जाए तो भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। हाँ, तीसरी डेफिनेशन क्या होती है, ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निमोनिक है, ऑयल से याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथा पॉइंट क्या, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो चार्ज होता है, जो सोडियम के ऊपर +1 लिखते हो वही ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीशियम के ऊपर जो +2 लिखते हो वही क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन के ऊपर +2 लिखते हो वही ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए किसी प्रोसेस में तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हो। रिडक्शन किसे बोलोगे, उल्टा करते जाओ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, माइनस है तो इधर कर दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑयल है तो यहाँ पे रिक कर दो, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की जगह पे कर दो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। अब चलो क्या हो रहा है वो आप मेरे को बताना, एक रिएक्शन लिख रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है वो आप बताएंगे फिर, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव, कैमरे वैमरे बंद नहीं होंगे पहले ही सुन लेना। Fe3 पॉजिटिव, मेरा ध्यान पढ़ाई पे पढ़ाने पे है तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और कैमरे वैमरे कोई बंद नहीं करेगा। बोलो इस प्रोसेस में क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है 2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है ना, इंक्रीज है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया है। तो ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन, है ना। दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, चार्ज +2 है, चार्ज +3 हो गया, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन बाहर आया होगा। आयरन में जैसे एल्यूमिनियम में आप तीन इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो +1 चार्ज आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में तो +2 चार्ज आता है, तीसरा भी निकालते तो क्या आता है +3। तो आयरन को एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा तो +3 आ जाएगा। तो इस डेफिनेशन से भी समझ सकते हो और इससे भी समझ सकते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो एक और रिएक्शन बता दो कि क्या है ये आयोडाइड आयन है, बैलेंस तुम देख लेना, ये 2 कर दिया चलो, और इससे आयोडीन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब चार्ज 0 है, चार्ज 0। अब बताओ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, वेरी गुड, ऑक्सीडेशन। -1 से क्या हो रहा है, -1 है, -1 से 0, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है बच्चों, है ना, -9 से -1 नंबर लाइन पे पीछे और 0 आगे, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन। गुड बच्चों, ठीक है। ये वाला प्रोसेस बता दो चलो, Cu2 पॉजिटिव से Cu+1 बन रहा है, इसे क्या बोलोगे, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पे 1 हो गया, इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। चल अब देखो अब मैजिक शुरू होने वाला है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, बायोलॉजी में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बायोलॉजी में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इन चारों डेफिनेशन में से कौन सी डेफिनेशन बायोलॉजी में ज्यादा हर बार हो रही होती है ऑक्सीडेशन जब होता है, क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन निकल जा रहे हैं तो क्या बोलोगे तुम, बायोलॉजी में इसी तरह से ऑक्सीडेशन होता है। ज्यादातर किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन के निकलने से। जो एंजाइम हाइड्रोजन को निकालते हैं उन्हें बोला जाता है डी मतलब रिमूवल, डी हाइड्रोजनेस। ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोजन को निकालते हैं उसे क्या बोला जाता है, डी हाइड्रोजनेस। जैसे एक एग्जांपल दूं, तुम लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, क्या था, CH3 CH बीच में अल्कोहल OH, और इधर क्या था, एसिटिक एसिड। IUPAC नेम क्या होगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक भी पढ़ाता हूँ बच्चों, पहले पढ़ाता था कभी ना, सालों हो गए पढ़ाए। CH3 CH COH और OH बीच में आ रहा है, ठीक है। अब क्या होएगा, इससे हाइड्रोजन निकल जाए और इससे, और डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा फिर, अगर हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O COH, ठीक है। डबल बॉन्ड बन गया, दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या बन जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन गया ये, तो ये लैक्टिक एसिड था, क्या में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड। कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बोलोगे इसे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंजाइम का नाम, लैक्टिक एसिड में से हाइड्रोजन निकाल रहा है तो क्या बोलेंगे, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस।
है ना, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बोल दो, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम का नाम क्या होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, वेरी फेमसली नोन एज LDH, ठीक है, कोरोना प्रोफाइल में भी आता है एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, जब कोरोना का प्रोफाइल कराते हैं। ऑक्सीडेशन, उसमें भी तो यही चीजें, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो यही सारी चीजें होने लग जाती है, हाइपोक्सिक कंडीशन ही तो बनती है उसमें भी। देखो चल, ऑक्सीडेशन, बायोलॉजी में ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया। तो अब ध्यान से आप देखोगे, कोई सबस्ट्रेट S है, उससे प्रोडक्ट P बन रहा है, और बायोलॉजी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी बोल दिया मैंने, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और बायोलॉजी में ज्यादातर ऑक्सीडेशन कैसे होता है, हाइड्रोजन के निकलने से, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है बोल रहे हैं। अब इस हाइड्रोजन को कोई एक्सेप्ट करने वाला तो होगा, ये जो हाइड्रोजन निकला है उसको एक्सेप्ट कौन करता है, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल होता है NAD पॉजिटिव, क्या है, निकोटिन एमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD पॉजिटिव, ठीक है, ये H2 दो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, पर S किस फॉर्म में करता है, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का H, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब इसको हेट्रोलिटिकली तोड़ दो, बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली तोड़ दोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक तो हाइड्राइड आयन बन जाएगा और एक प्रोटॉन बन जाएगा, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन सामने वाले के पास चला गया, हाइड्रोजन के पास, क्लियर है, ठीक है, ये हाइड्राइड बन गया H पॉजिटिव। तो अब इस हाइड्राइड को ये एक्सेप्ट कर लेता है, हाइड्राइड को एक्सेप्ट करा तो इसके पास +1 चार्ज था, इसके पास -1 चार्ज था, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, NADH, और एक प्रोटॉन साइटोप्लाज्म में इकट्ठा हो जाएगा, NADH + H पॉजिटिव, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन, बहुत सारी जो बायोलॉजी की रिएक्शन होती है उसमें हाइड्रोजन जो निकलते हैं उसको एक्सेप्ट करने वाले जो होते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, और वो क्या है, जैसे एक एग्जांपल मैंने दे दिया, NAD पॉजिटिव, तो ये जो हाइड्रोजन निकला वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, ये NAD पॉजिटिव ने ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करा और फाइनली काय में कन्वर्ट हो गया, हाइड्राइड के फॉर्म में एक्सेप्ट करा बच्चों, तो NADH और एक H पॉजिटिव साइटोप्लाज्म में चला जाता है। तो इसको अलग करके लिखना चाहिए, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं इसको, कैसे, NADH2 पॉजिटिव, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग थिंग, अलग अलग ही लिखना चाहिए, NADH + H पॉजिटिव, क्लियर है सबको। अब देखो हाइड्रोजन FAD भी तो एक और एक्सेप्टर होता है, एक ही हाइड्रोजन एक्सेप्टर नहीं है, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये FAD पे कोई चार्ज नहीं है। अब ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो जब FAD हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, ध्यान से इधर ध्यान दो, क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह से होता है। इसमें हाइड्रोजन का एक्सेप्शन ऐसे होता है बच्चों कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है A डबल बॉन्ड B, इसमें मैं एडिशन रिएक्शन करा दूं, मतलब जैसे तुम इथीन में हाइड्रोजनेशन कराते हो तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है, ABH2, यहाँ पे क्या बन गया, ABH2, ये डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा होता है, यहाँ पे चार्ज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, FAD है, यहाँ पे एक एडिशन रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन एक तरफ एक एटम में आ जाएगा, इसके अंदर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है बच्चों, कहीं पे हो रही होगी एडिशन रिएक्शन, आपको क्या करना है, इतने डिटेल में थोड़ी जाना है, FAD में 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं और क्या बन जाता है, यहाँ पे एक साथ लिखते हो क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन, FADH, ठीक है, ये चीजें कोई नहीं बताता, ये कोई बायोलॉजी का टीचर आपको नहीं बताएगा कभी भी लाइफ में, किसी से भी पढ़ोगे आप, ठीक है, FAD FADH2, ठीक, इस तरह से आप हमेशा के लिए याद कर पाओगे कि अब क्या हो रहा है। तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स, क्या बोला जाता है, क्या इसको रेडॉक्स इक्विवेलेंट भी बोला जाता है, रेडॉक्स इन दोनों मॉलिक्यूल को जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, ये दो क्या बहुत सारे होते हैं, ठीक, तो उन्हें क्या बोला जाता है, रेडॉक्स इक्विवेलेंट, या इसको अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ये गेन कर रहा है NAD पॉजिटिव FAD, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना, तो इस वजह से इसे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट भी बोलते हैं या रिड्यूसिंग पावर भी बोलते हैं, है ना, रिड्यूसिंग पावर। अब ये जो बनते हैं NADH + H पॉजिटिव और FADH2, ये फिर जाते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये चीजें कहां पर बन रही होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस में बनी और क्रेब्स साइकिल में भी बनती हैं, क्या, NAD पॉजिटिव और ये NADH + H पॉजिटिव FADH2, ये दोनों क्या बन रहे होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। फिर वहां से फिर आगे का रास्ता क्या है, ये जो रॉ मटेरियल बना है, ये जो रिड्यूसिंग पावर बने उनको ETC में भेजा जाता है, वो ETC में भेज के ETC और एक और चीज क्या होती है,
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और फिर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एटीपी का। समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? इसके आगे का तो अब ईटीसी स्टार्ट करने वाले है ना? यस सर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तुम लोगों ने तो पढ़ रखा है, महरीन 11th में स्कूल में पढ़ा था। शोभा तुमने भी कई बार पढ़ रखा होगा 11th में। निशाद मैडम वाला चैप्टर तो कट करवा दिया था। कट करवा देते, यही तो होता है, ये वाला चैप्टर कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है, ये वाला कट करवा दिया हमको भी। हाँ, तो ये अच्छे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये बातें आप समझ पाओगे कि नहीं ये बताना बस। हमको तो कोरोना की वजह से, कोरोना क्या नॉर्मल कंडीशन होती तो भी क्या होता है, बस ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाते हैं, रटवाते हैं, और बस ईटीसी वीटीसी तो बस चलो खत्म बात। चलो अब यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन क्या है? तो एक ही आंसर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो फोल्डेड थी ना, फोल्डेड वाली मेम्ब्रेन वहां पे लोकेटेड होती है। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गुड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब इसके अंदर होता क्या है, इट कंसिस्ट, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो या क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन हो या कोई सी भी ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन किससे मिलके बनती है बायोलॉजी में? फॉस्फोलिपिड। किससे? फॉस्फोलिपिड से ही बनेगी। और फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, है ना, उसे बोलते हो आप ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या बाहर होते हैं तो एक्सट्रिंसिक, और अंदर होते हैं तो इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऐसे ही प्रोटीन के 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। वो बड़े मुश्किल है इनके नाम याद करना, ठीक है, बहुत मुश्किल है। 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इट कंसिस्ट ऑफ 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। मेम्ब्रेन के बीच बीच में, फॉस्फोलिपिड के बीच में क्या होता है, प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल, बहुत सारे टाइप के प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, तो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस 5 तरह के होते हैं। क्या नाम होते हैं इनका? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। इसके जो टेक्निकल नाम है बाद में याद करेंगे, अभी अपन ये नाम याद हो रहे हैं क्या? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। आसान नहीं है बच्चों, हंसने की बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है ना। तो अभी इसके नाम में नहीं बता रहा हूँ आपको, नाम बताऊंगा तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। तो खाली अपन क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, ऐसे भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से नाम रख रहा हूँ, ऐसे भी बोला जाता है नंबर सिस्टम में भी, और नाम भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। जिससे तुम्हारी उंगलियों में, हाथों में उंगलियां होती हैं या पैरों में होती हैं, ठीक है, उतनी कॉम्प्लेक्स याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे लोकेटेड है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या इनर में? इनर मेम्ब्रेन। चलो देखो, अब अपन खाली सेल में एक ऑर्गेनेल का डायग्राम बनाएंगे। वो कौन सा ऑर्गेनेल है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने करी थी? कोलिकर ना? माइटोकॉन्ड्रिया की कोलिकर ने करी थी क्या? मेरे को पता नहीं, मेरे को याद नहीं रहते, तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। चलो, कोलिकर नहीं की थी। कोलिकर नहीं की थी, अच्छी बात है। अब ध्यान से 100% अटेंडेंस चाहिए मेरे को। ये आउटर मेम्ब्रेन बना दी। इनर मेम्ब्रेन कैसी है माइटोकॉन्ड्रिया की? दूसरे कलर से बना दो। इनर मेम्ब्रेन कैसी है? मैं ज़्यादा बड़े फोल्डेड नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा डायग्राम बनाने का मूड नहीं है। समझाना मेरा एम है, आप डायग्राम बनाना मेरे को आते हैं और डायग्राम में बना सकते हैं, उस एबिलिटी पे मत जाना, ठीक है। दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, इसको मैं OM से लिख दे रहा हूँ, और ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग होती है उसे बोलते हैं क्रिस्टेट, और जो अंदर वाला पोर्शन है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं बनाया मैंने, है ना, एक पार्ट बना दिया, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया,
राइट। तो इसके बीच में जो स्पेस होती है इसे क्या बोला जाता है? दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है, तो क्या बोलोगे? इंटर मेम्ब्रेन। हाँ, वाला नाम भी सही है जो तुम बोलो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हाँ, स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। चलो, और बाहर क्या है बच्चों? बाहर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में डूबा हुआ है? साइटोप्लाज्म। कितने कॉम्प्लेक्सेस बताए थे मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? 5। पहला यह बना दिया, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर 2। प्रोटीन ना मेम्ब्रेन में ही तो होंगे, मेम्ब्रेन में ही होंगे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर 5 इज लिटिल बिट डिफरेंट। इसे क्या बोला जाता है? देखा है कॉम्प्लेक्स 5? F0 F1 पार्टिकल। एक और नाम क्या होता है साइंटिस्ट के नाम पे? फर्नांडो एंड रॉड्रिगस पार्टिकल, है ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना, देख लेना जो भी नाम। F0 F1 पार्टिकल, है ना। ये इसका एक और नाम क्या होता है? यही एटीपी बनाता है, इसे क्या बोलते हैं? एटीपीएस। ये एंजाइम होता है। देखो प्रोटीन है, और प्रोटीन ही तो क्या होता है, थोड़ा बहुत गुड़ी मुड़ी हो जाते हैं और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाता है, एंजाइम बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? एटीपीएस भी इसी को बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, या इसी के अंदर एटीपीएस भी होता है एंजाइम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 5, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। शिफा ने पहले ही कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट बायो का स्टार्ट किया, ठीक है। सो विल गेट टू नो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, पता चल जाएगा पहले दिन में ही, क्योंकि मैं इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता है वो भी पढ़ सकता है। आ रहा है समझ में बच्चों? बोलो यार अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसका नाम F0 F1 है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, साइटोप्लाज्म में कौन सी प्रोसेस हो चुकी थी बच्चों? ग्लूकोज बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे स्टेप्स में काय में कन्वर्ट हो चुका है, 10 स्टेप्स में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता। अब ये पायरुवेट मेम्ब्रेन के अंदर आ गया, कैसे आया बाद में बता दूंगा, वैसे कोई इस क्लास का टॉपिक भी नहीं है, परी क्लासेस में देखोगे, ठीक है। शटल्स होते हैं जो लाते हैं अंदर। पायरुवेट सेल के अंदर आ गया, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर तो पहले भी था। अब क्या होता है बच्चों? पायरुवेट काय में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल को एंजाइम ए, 3 कार्बन 2 कार्बन। प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन या लिंक रिएक्शन, ठीक है। एसिटाइल को एंजाइम के साथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जुड़ता है और एक साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जिसे क्या बोला जाता है? साइकिल। हाँ, अब बच्चों अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग। तो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में बाहर भी किसका फॉर्मेशन हुआ था? कौन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है बच्चों? देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत सारी जगह हो रही होगी, पूरी रिएक्शन ही ऑक्सीडेशन है। रेस्पिरेशन में क्या पढ़ते हो? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। तो बहुत सारी स्टेप में, हर स्टेप में ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होगा, जैसे ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स हैं, तो कुछ जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कुछ जगह पे कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। कुछ जगह पे रिडक्शन भी हो सकता है, तो ज्यादातर जगह पे क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन। क्रैब साइकिल में भी क्या हो रहा है? होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बायोलॉजी में मतलब क्या बताया था हमने? ऑक्सीडेशन में बायोलॉजी में मतलब क्या था? हाइड्रोजन का रिमूवल। और उस हाइड्रोजन को लेने के लिए कौन तैयार खड़े हुए रहते हैं? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। कौन कौन से होते हैं वो? 2 NAD। जब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं किया, जब क्या थे? NAD पॉजिटिव। जब हाँ, अब यहाँ पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहे हैं। इस पूरे पाथवे में हाइड्रोजन जहाँ से भी निकल रहे होंगे, मैं रिप्रेजेंटेटिवली यहाँ पे बना दे रहा हूँ कि NAD पॉजिटिव
हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रही है उसमें से कहीं पे भी लोकेशन होगी और काय का फॉर्मेशन हो जा रहा है NaDH प्लस H पॉजिटिव ये फॉर्मेशन हो रहा है। और एक और कौन है जो एक्सेप्ट कर रहा है बच्चों? FAD पढ़ा था तुमने। FAD क्या होगा? इस पाथवे में और इस साइकिल में जितने भी हाइड्रोजन निकल रहे होंगे, ऑक्सीडेशन हो रहे होंगे, वो सारे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस हो जा रहा होगा और काय का फॉर्मेशन कर रहा होगा FADH2। ठीक है, हाँ। तो इसने हाइड्रोजन लिए पाथवे और साइकिल से, इसने भी हाइड्रोजन लिए, है ना, ये साइकिल से ही लेता है। FADH2 खाली क्रेब साइकिल में बनता है, इसमें नहीं बनता है। ठीक, और क्या होता है फिर? ये हाइड्रोजन इनको देना है, इसका काम इतना सा क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन को ले आओ, डिलीवरी बॉय की तरह काम। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन लिए और यहाँ पे डिलीवर करना, एज सिंपल एज दैट। तो अब ये NaDH H पॉजिटिव जाएगा और पार्सल डिलीवर करके आ जाएगा। पार्सल क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन। कौन से कॉम्प्लेक्स को डिलीवर कर रहा है? ऐसा नहीं मैंने यही बनाया, यहीं पे ही कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बनाया, यहाँ पे स्पेसिफिक हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक हूँ। तो NaDH प्लस H पॉजिटिव कौन से कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोजन देके आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 1। FADH2 किसको हाइड्रोजन देने की जिम्मेदारी है? इसको, ये जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को डिलीवर, हाइड्रोजन देके आता है। जैसे ही हाइड्रोजन दिए तो फिर से काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर से काय में कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव। 2 हाइड्रोजन तो इससे लिए इसको डिलीवर कर दिए, वापस से काय में कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव। यही NAD पॉजिटिव क्या होता है? रिसाइकल होता है। ऐसे ही FADH2 ने जो हाइड्रोजन यहाँ पे डिलीवर करने के बाद वापस से आ जाएगा, कि आपके घर में लेगा डिलीवरी बॉय, वापस से चला जाता है ना अपना काम करने, दूसरे पार्सल लेने। ये क्या बन गया? FAD में कन्वर्ट हो गया वापस से। अब क्या हो रहा होता है बच्चों? नेक्स्ट स्टेप देखो, इतना सबको क्लियर है बच्चों? नए स्टूडेंट जो आज जोड़े उनको आपको आ रहा है समझ में? चलो ठीक, लगता है सो गए। नेक्स्ट देखो, सोने वाला तो नहीं पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है, देख लो फिर भी। चलो, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? हालांकि बोरिंग है टॉपिक सब, हमारे टाइम में हमें तो समझ में नहीं आता था। ठीक है, सब साफ बात। इतने साल पढ़ के पर इतनी बार आया कि आपको लगा समझ ही लो यार क्या जा रहा है समझ में। इतनी बार आया तो समझने में आ गया। ठीक, BSc MSc फिर फर्स्ट ईयर के बायोकेमिस्ट्री पढ़ा तो फिर तो ऐसा समझा के फिर अब नहीं बोल सकते। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये जो हाइड्रोजन आए इसको बाहर, ये कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं? पंप की तरह काम करते हैं। ये हाइड्रोजन को बाहर की तरफ पंप कर देंगे। कहाँ पर पंप कर देंगे? ये वाली जगह कौन सी बच्चों? बीच वाली, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ पंप करना, ये पंप की तरह काम करते हैं कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होगा? हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन इकट्ठे होने लग जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज बता दो इंटरेस्टिंगली, कॉम्प्लेक्स 2 ये काम नहीं करता है, बस हाइड्रोजन लेके रख लेता है, बोला मैं तो बाहर की तरफ पंप नहीं करूंगा, दूसरे को दे दूंगा, उससे करवा दो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट तो करता है FADH2 से, पर बाहर की तरफ पंप नहीं करता है हाइड्रोजन। तो फिर क्या करता है? आगे की तरफ ट्रांसफर कर देता है कि कॉम्प्लेक्स 3 को दे रहा हूं मैं, जो भी हाइड्रोजन मेरे पास आए कॉम्प्लेक्स 3 के पास दे लो। कॉम्प्लेक्स 3 बाहर भी कर देता है, हाइड्रोजन बाहर भी कर सकता है, और कॉम्प्लेक्स 3 भी काम करना नहीं चाहता है तो आगे ट्रांसफर कर देता है, तुम कर देना है बाहर की तरफ, इतनी एनर्जी नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स 2 हाइड्रोजन आयन को बाहर पंप नहीं कर रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कॉम्प्लेक्स 3 और 4 कर भी सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो मैंने आगे बढ़ाने वाला बना दिया है। तो कॉम्प्लेक्स 4 तक क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स 4 तक क्या चलते हुए आ गए बच्चों? हाइड्रोजन आयन है ना, यहाँ इसने बाहर नहीं करे थे, इस वजह से हाइड्रोजन आयन नीचे आए, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, तो इसने बाहर भी कर सकता है और थोड़े आगे भी बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आ गए, कॉम्प्लेक्स 4 पे हाइड्रोजन आयन आ गए। अब क्या होएगा? ऑक्सीजन का रोल अब आएगा बच्चों। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन, हाफ O2 मतलब 2 से 2 कैंसिल, एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन को कितने H पॉजिटिव दे दोगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H पॉजिटिव, तो काय का फॉर्मेशन हो जाएगा? H2। हाँ ठीक है, काय में कन्वर्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ ही रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे कहीं से, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हुआ H2 और ये O बन गया H2O। तो कॉम्प्लेक्स 4 क्या करता है? O2 को काय में कन्वर्ट हो जाता है, O2 खुद काय में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? H2। हाँ, या ऐसे देखेंगे अपन,
इस H पॉजिटिव ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो क्या हो गया इसका H पॉजिटिव आयन का बच्चा? ऑक्सीडेशन, है ना। तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और किसका फॉर्मेशन हो गया? वाटर। इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? हाँ चलो, ये रिएक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4। अब कॉम्प्लेक्स 5 का काम करता है। अब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बाहर बढ़ा चुका है। कौन कौन? कॉम्प्लेक्स 1 ने हाइड्रोजन भेजे, कॉम्प्लेक्स 3 ने भी कुछ हाइड्रोजन भेजे तो छोटा एरो बना दिया, कॉम्प्लेक्स 4 ने भी बाहर भी भेजे, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अंदर की तरफ से बाहर जा रहे हैं तो अंदर क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बच्चों कम, और बाहर ज्यादा, बाहर ज्यादा। अब क्या होगा? जब हायर कंसंट्रेशन है बाहर और अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, तो क्या चीज हो सकती है बच्चों? हाई से लो जाएंगे। तो क्या होएगा? ऑस्मोसिस मत बोलना, ऑस्मोसिस पानी का होता है ना। H पॉजिटिव किसका होएगा? डिफ्यूजन होएगा। वेरी ठीक है, डिफ्यूजन होएगा इसका H पॉजिटिव आयन का। पर H पॉजिटिव आयन तो पोलर है, चार्ज है ना इसके ऊपर, चार्ज है, +1 आयन है तो। और ये मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है? नॉन पोलर। लिपिड तुम ऑयल वगैरह समझते हो ना, पानी की या पोलर चीजों को थोड़ी घोलता है, ठीक है, लिपिड वगैरह या ऑयल वगैरह। तो इसमें से H पॉजिटिव अंदर लिपिड मेम्ब्रेन में से तो नहीं जा सकता, फिर किधर? थोड़ा बहुत चला भी जाएगा, बहुत कम जाएगा। किधर से जाएगा फिर? फिफ्थ वाले में से। फिफ्थ वाला पार्टिकल थोड़ा स्पेशल अरेंजमेंट है बच्चों। इसके अंदर से आयन, हाइड्रोजन आयन जैसे ही अंदर जाएंगे तो इसके अंदर एक रोटर टाइप का मैकेनिकल मोटर, जो रोटर होता है घूमने की चीज, वो घूमेगा। जैसे H पॉजिटिव आयन जाएगा टकराएगा। H पॉजिटिव आयन जाएगा, क्यों जा रहा है? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन। तो प्रोटॉन जैसे इसके अंदर से निकलते हुए जाएंगे तो अंदर जो मॉलिक्यूल है वो एक छोटी मोटर जैसे ही बच्चों, रोटर जैसे ही घूमने की चीज जो होती है ना, टरबाइन जैसी, तो वो घूमेगा हाइड्रोजन के निकलने की वजह से। जल्दी जल्दी हाइड्रोजन जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन। एकदम से क्या होगा? गशिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसकी वजह से ये छोटा सा जो रोटर लगे हुआ है यहाँ पे अंदर, वो घूमेगा। और उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो एडीपी था, क्या था? एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडीपी बोलते बोलते कभी वर्ड ही नहीं आते। फिर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐसे ही नहीं जोड़ा जा सकता था। बॉन्ड फॉर्मेट, इन दोनों का बॉन्ड बनाना है तो एनर्जी चाहिए, कॉम्बिनेशन कराना है। तो एडीपी और पीआई ऐसे ही नहीं जुड़ सकता था। क्यों जुड़ पा रहा है पर अब? क्योंकि हाइड्रोजन जब निकल रहे हैं तो इसके अंदर जो रोटर है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ रहे हैं, कन्फर्मेशनल चेंज आ रहे हैं, उसको एनर्जी मिल रही है एडीपी और पीआई को। तो एडीपी और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, PO4 3 नेगेटिव, जो केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ATP। आ रहा है समझ में? तो जो हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ गए F0 F1 पार्टिकल में से, तो ये कन्फर्मेशनल चेंजेस हुआ, रोटेशन हुआ, इसको घूमने लगा, और घूमने की वजह से इन मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली एडीपी और पीआई को। एडीपी और पीआई कन्वर्ट हुए किसमें? एटीपी में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस का एडिशन हुआ तो क्या बोलोगे? फॉस्फोराइलेशन, है ना। फॉस्फोरस के एडिशन को क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन स्पेलिंग, हाँ ठीक है, फॉस्फोराइलेशन। और इससे पहले स्टेप में क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। हाँ, और ये दोनों प्रोसेस साथ में होती है। बोलते हैं साथ में होंगे तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना। तो 5वीं स्टेप ये थी तुम्हारी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आया समझ में सबको? यस सर। चलो, ये मोटर वाला अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक ऐसे समझाता हूँ, एनालॉजी। ये मान लो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसके ऊपर एडीपी जुड़ा हुआ है। किस पे? ये वाला जो घूमने वाली चीज है तुम्हारी क्या है? F0 F1 पार्टिकल, या एक और नाम क्या था इसका? ATPase। अब यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है, जैसे मशीन को चलाने वाला हैंडल होता है, तुम जो मशीन चलाते हो कपड़े सीने वाली, ठीक है। इसको गोल गोल ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे तुमने एक बॉल रख रखी है, वो एडीपी मॉलिक्यूल है, सपोज करो। इसको जैसे जैसे गोल गोल घुमाओगे तो इस ये जो घूमेगा तो इसके नीचे प्लेटफॉर्म, ये भी आगे जाएगा, आगे जाएगा तो इस बॉल को ऊपर उछालेगा। तो ये बॉल को एनर्जी मिल गई, एक तरह काइनेटिक एनर्जी मिल गई, है ना, मोशन में आ गया। वो काइनेटिक एनर्जी, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से दो मॉलिक्यूल टकराते हैं तो उसके बीच में क्या हो जाती है? केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स में क्या बताया था मैं? सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी में जब कोलिजन होता है तो फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एडीपी को मैंने यहाँ पे रख रखा है रोटर पे, है ना। जैसे ये घुमाया मैंने
है ना, कि टरबाइन जैसा स्ट्रक्चर घुमाया, किसने घुमाया, ये हाइड्रोजन जब अंदर आए थे तो टकराए थे, टकराने की वजह से इस पर टॉर्क लगा था तो ये घूमा था तो एडीपी मॉलिक्यूल भी इससे आसपास जो होंगे वो टकराएंगे इससे, ठीक है, टकराएंगे तो एडीपी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के पास एनर्जी आई, दोनों को सफिशिएंट एनर्जी पे कोलिजन हुआ और फॉर्मेशन हो गया एटीपी। समझ में आ रही बात कैसे होता है? अब ये समझ पाना बहुत बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इस मेरी ना 8-10 साल की मेहनत है इस तरह से इसको समझने की, जो आपको पास ऑन कर दिए मैंने, ठीक है। तो दिस इज ये नॉलेज आपको शेयर करना होता है, आपने सीखा तो आप किसी और को सिखाओ, ठीक, और आसान बनाओ। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती, किताब से पढ़ो तो कभी भी समझ में नहीं आती, कितने साल आप तुम पढ़ते रह जाओ। तो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब कुछ और पार्ट इसके मैं बताऊंगा तुम्हारा बारीक बारीक, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, फैक्ट वाले बात मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबको क्लियर है बच्चों? सभी लोग बोलेंगे यार एक बार। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो कई बार तुम्हारे को ये स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय, क्या आंसर आएगा बच्चों बोलो? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब कभी आएगा तो आपको क्लियर रहेगा। अभी मैं बोलूंगा कि NADH पॉजिटिव जो है ग्लाइकोलाइसिस में बने वो ATP में जाएंगे और 2.5 ATP बनाएंगे। तो अभी ये पहले बोल देता तो बच्चों फिर मूड ऑफ होने लग जाता, क्या पढ़ा रहे हैं। अब मैंने पीछे से पढ़ाया तो आपको जब मैं ग्लाइकोलाइसिस में बोलूंगा कि जो वहाँ पे जो NADH2 बना है वो ATP में जाएगा और 2.5 ATP या 2 ATP बनाएगा, तो तुम बोलोगे वाह बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक, ये वाली चीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एटीपी का सिंथेसिस हमारी बॉडी में 2 तरह से होता है। एक तरीका तो तुम जान चुके हो, पहला तरीका क्या है बच्चों? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि किस में होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक कॉम्प्लेक्स है, उसी में हो रहा है, 5वें कॉम्प्लेक्स में, चौथे और 5वें कॉम्प्लेक्स में, सॉरी, ठीक है। एक और क्या होता है? ऑन द स्पॉट एटीपी बन गया, सबस्ट्रेट लेवल ग्लाइकोलाइसिस की एक रिएक्शन है, मतलब मान लो रिएक्शन 10 स्टेप पे होती है तो सेकंड और थर्ड के बीच की रिएक्शन, सेकंड और थर्ड में नहीं होती, एक नंबर समझा रहा हूँ, है ना, कोई रिएक्शन है उसके बीच में एक एटीपी बन गया, एटीपी बन गया, तो इसे क्या बोला जाएगा? डायरेक्टली ऑन द स्पॉट सबस्ट्रेट के लेवल पे एटीपी बन गया, ईटीसी में जाने ही नहीं पड़ा, तो क्या बोलोगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एटीपी बनता कैसे? एडीपी में एक फॉस्फोरस ऐड होता है और फॉस्फोरस ऐड होने वाले की रिएक्शन को क्या बोलते हो तुम? फॉस्फोराइलेशन। एक फॉस्फेट एक और ऐड हो गया तो हो जाएगा एटीपी, एटीपी। हाँ, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? SLP, ठीक। चल देखो, अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अभी अपनों को ये नहीं कि समझ में आ गया तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। सपोज कर लो मैंने एक कॉम्प्लेक्सेस बनाए, है ना, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, वही माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। तो इससे एक बार में 4 हाइड्रोजन बाहर पंप होते हैं। ये डायरेक्शन कैसी है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जा रहा है ना। 4 हाइड्रोजन बाहर पंप कर दिया। कॉम्प्लेक्स 2 कोई हाइड्रोजन को पंप करता है क्या? नहीं, नहीं। कॉम्प्लेक्स 3 क्या करता है? कॉम्प्लेक्स 3 भी हाइड्रोजन को पंप करता है और कितने हाइड्रोजन बाहर भेजता है? 4 हाइड्रोजन। कितने? ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, पहले से 4 जा रहे हैं तो तीसरे से 4 जा रहे हैं, ठीक है। फोर्थ वाले से क्या जाता है? 2 हाइड्रोजन जाते हैं, कितने? 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो कितने टोटल हाइड्रोजन गए बच्चों? टोटल हाइड्रोजन कितने बाहर गए? 10 हाइड्रोजन एट अ टाइम, ठीक है। एट अ टाइम कितने गए? 10H पॉजिटिव। साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते